मेरे प्यारे भारत के मूल निवासियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ऊपर के कथन से यह लगभग निश्चित है कि दक्षिण के द्रविड़ उसी परंपरा के हैं जिस परंपरा के उत्तर के नाग और असुर। इससे यह स्पष्ट है कि नाग और द्रविड़ एक ही जाति के हैं। इतने प्रमाण होने पर भी संभव है लोग इस विचार को स्वीकार ना करें। इस विचार को स्वीकार करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह दक्षिण के लोगों के द्रविड़ नाम की है। उनके लिए यह पूछना स्वाभाविक होगा कि यदि दक्षिण के लोग नाग ही हैं तो केवल वे ही द्रविड़ क्यों कहलाते हैं। आलोचक अवश्य पूछेंगे कि यदि द्रविड़ और नाग एक ही लोग हैं तो दक्षिण के लोगों के लिए भी नाग शब्द का ही प्रयोग क्यों नहीं हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक गुत्थी है, लेकिन यह कोई ऐसी गुत्थी नहीं जो सुलझाई ना जा सके। यह सुलझ सकती है यदि कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए। पहली बात जो ध्यान देने की है यह भाषा संबंधी स्थिति है। आज दक्षिण की भाषा उत्तर की भाषा से अलग है। क्या यह हमेशा से है? इस सवाल पर श्री ओल्डहम के विचार ध्यान देने योग्य हैं। यह स्पष्ट है कि प्राचीन संस्कृत व्याकरण द्रविड़ प्रदेश की भाषा को उत्तर बोलियों से संबंधित मानते थे और उनकी संपत्ति में इनका उन लोगों की भाषा से विशेष संबंध था जो, जैसा हमने देखा है, असुरों के वंशज मालूम होते हैं। इस प्रकार सहस्त्र चंद्रिका में लक्ष्मीधर का कथन है कि पांड केकय बहुलीक सहाया तथा नेपाल पैसाची देशों में पैसाची भाषा बोली जाती है। कुंतल सुदेश भोट गंधार हैव और कनौजन ये पैसाची देश हैं। सब बोलियों में पैसाची में संस्कृत का सबसे कम अंश है। असुर आरंभ में आर्यों से अलग कोई भाषा बोलते थे। यह स्पष्ट है। प्रोफेसर म्यूर ने ऋग्वेद से बहुत से अनुच्छेद उद्धत किए हैं जिनमें असुरों को भाषा के लिए मृहबाद शब्द का प्रयोग किया गया है। मृहबाद, जिसका मेरा अर्थ हानि प्राप्त बोली, शायर के अनुसार उन लोगों की बोली है जिनकी जिह्वा नष्ट हो गई है। इसमें संदेह नहीं कि इस शब्द का मूल अर्थ यही रहा है कि असुरों की भाषा आर्यों को कम या अधिक मात्रा में समझ में नहीं आती रही। ऋग्वेद के दूसरे अनुच्छेद पर भी यही व्याख्या ठीक उतरती है, जिसमें कहा गया है कि हम इंद्र को प्रसन्न कर अपशब्द बोलने वालों को जीत लें। सतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि असुरों को वाणी न होने से वे कहीं के नहीं थे, हेलो हेलो चिल्लाते थे। उनकी वाणी ऐसी ही अबोधगम्य थी और जो इस प्रकार बोलता है वह मलेच्छ है। इसलिए कोई ब्राह्मण बर्बर भाषा न बोले, क्योंकि यह असुरों की भाषा है। मनु ने लिखा, जो ब्रह्मा के मुंह, बाह, जांघ और पैरों से उत्पन्न वर्गों से बाहर के हैं, चाहे वे मलेच्छ भाषा बोलें चाहे आर्य भाषा, वे दस्यु हैं। इससे स्पष्ट है कि मनु के समय में आर्य भाषा साथ साथ मलेच्छ या असुरों की भाषा भी बोली जाती थी। तो भी महाभारत में जिस समय का उल्लेख किया गया है, आर्य प्राण जातियों में असुर भाषा लगभग मर गई होगी। विदुर ने जब युधिष्ठिर को संबोधित कर कहा तो मलेच्छ भाषा का उपयोग किया, जिसे युधिष्ठिर के अतिरिक्त और कोई समझ ना सके। इसके बाद के समय में राम तर्क बगीश व्याकरण ने नाग भाषाएं बोलने वालों का उल्लेख किया है। इससे अनुमान होता है कि अपरिवर्तित असुरों ने अपने बदल गए भाइयों को बहुत बाद तक अपने धर्म और अपने परंपरागत रीति रिवाजों की रक्षा की। इन्हीं अपरिवर्तित जातियों में ही पैसाची बोलियों का उपयोग होता था और जैसा हम अभी देख चुके हैं, इन्हीं जातियों में द्रविड़ पांड्य थे। तमिल और दूसरी संबंधी बोलियों का आधार प्राचीन असुर भाषा ही है। इस बात का समर्थन इससे भी होता है कि सिंध सीमा पर रहने वाली ब्राई नाम की एक जाति की भाषा उनकी भाषा के बहुत ही करीब सिद्ध हुई है। डॉक्टर कार्ल रवेल का कहना है कि ब्रुहाई नाम की एक जाति की भाषा के कारण हम द्रविड़ नस्ल के चिन्ह को सिंध पार मध्य एशिया के दक्षिण तक खोज सकते हैं। यह प्रदेश असुरों या नागों का घर था। द्रविड़ राज्यों के संस्थापक बहुत हद तक इसी नस्ल के रहे होंगे। जितने भी प्रमाण एकत्र किए हैं उन पर विचार करने से यही परिणाम निकलता है कि दक्षिण के द्रविड़ और उत्तर के असुर या नाग एक ही परंपरा के लोग हैं। आज इतना ही। शेषकल। धन्यवाद।